पार्टी में बिजली चली गई। अंधेरे में किसी ने मुझे दीवार से सटाकर किस किया। जैसे ही माहौल गर्म हुआ, रोशनी वापस आ गई। क्लोई तुरंत शर्मा गई और मेरे कंधे पर झुक गई। सबने जानबूझकर मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देखा। उन्होंने चिढ़ाया कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। बाद में जब मेरे पिता ने मुझे दुल्हन चुनने के लिए कहा, तो मैंने बिना किसी झिझक के क्लोई को चुना। शादी के बाद उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन मुझे क्लोई की मौत के दिन तक नहीं पता था कि वह मेरे गोद लिए हुए भाई को कभी नहीं भूली। उसने न केवल उसे अपने विशाल जीवन बीमा का लाभार्थी बनाया, बल्कि उससे अकेले में मिलने के लिए एक गुप्त कमरा तक बनवाया। इससे मुझे उल्टी आने लगी, और जब मैंने विशाल मासिक वायर ट्रांसफर के साथ उसके द्वारा लिखे गए लव लेटर्स देखे, तो मेरे आगे अंधेरा छा गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैंने अपने पिता का युवा चेहरा देखा। ईथन, क्या तुमने तय किया कि किसे चुनना है? चारों लड़कियां बड़ी हो गई हैं। इस बार तुम्हारी शादी हो गई। मैंने शीशे में अपने युवा रूप को देखा। मुझे एहसास हुआ कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं उस दिन वापस आ गया था जब मुझे अपनी दुल्हन की घोषणा करनी थी। क्या बात है? तुम हमेशा बिना किसी झिझक के क्लोई को चुनते थे। आज इतना समय क्यों ले रहे हो? बस उसे चुन लो, जब तक वह तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा करती है और मुझे जल्द ही एक पोता देती है। मुझे शादी से कोई आपत्ति नहीं है। पोता? मेरी पिछली जिंदगी में वह मुझे अपना हाथ तक नहीं पकड़ने देती थी। उसने मेरे भाई को सपोर्ट करने के लिए मेरे पैसों का इस्तेमाल किया। उसका दिल उस एहसान फरामोश बेवकूफ से भरा हुआ था। नहीं डैड, मेरे मन में कोई और है। कोई और? क्या तुम अब क्लोई को पसंद नहीं करते? अब बिल्कुल नहीं। मैं इस जिंदगी में उसे कभी दोबारा पसंद नहीं करूंगा। अपने पिता को छोड़कर मैं चहल पहल वाले हॉल में चला गया। चारों परिवार पहले से ही वहां मौजूद थे। जैसे ही मैं आया, क्लोई ने गंभीर चेहरे के साथ मुझे एक कोने में खींच लिया। बॉस, मैं जानती हूँ कि आपने आज मुझे ही चुना है, लेकिन मेरा दिल किसी और का है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना विचार बदल सकते हैं। क्लोई, मुझे यह बताने वाली तुम कोई नहीं होती कि किसे चुनना है। क्या आप सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तो अपने माता पिता को लो और अभी यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। कहने के लिए कुछ नहीं है तो मैं अंदर जा रहा हूँ। क्लोई, मुझे उम्मीद है कि बाद में मेरी पसंद तुम्हें खुश करेगी। उसके हैरान चेहरे को देखकर मैं बिना पीछे मुड़े बैठक में चला गया। यह आखिरी बार है जब मैं चारों परिवारों के सामने शादी का मुद्दा उठाऊंगा। सबने सांसें रोककर मेरी तरफ देखा। बॉस, कृपया सोचे कि मैंने अभी क्या कहा। फैसला करने से पहले स्पष्ट रूप से सोचे। उसकी चिंतित नजर देखकर मैं मन ही मन हंसा। वह सचमुच मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। वह कार्टर्स का समर्थन खोने का जोखिम भी उठाने को तैयार थी। क्लोई, तुम जानती थी कि ईथन तुम्हें ही चुनेगा, सही ना? हाँ, हमने बहुत पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने कोने में खड़ी ओलिविया को देखा। चारों में से वह और मैं सबसे ज्यादा टकराते थे। बचपन में उसने मेरी किताबें फाड़ दी थी और मेरे बैग में सांप डाल दिए थे। लेकिन मैं अपनी पिछली जिंदगी से जानता था कि वह 10 सालों से भी कम समय में दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन गई थी। चूंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए मैं सबसे अच्छे को चुन रहा हूँ। डैड, मैंने तय कर लिया है, मैं चुनता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अंधे हो? इससे पहले कि मैं बात पूरी कर पाता, अहाते में हंगामा मच गया। खिड़की से मैंने अपने प्यारे भाई लियो को देखा। वह दुबका हुआ था जबकि कोई उसके चेहरे पर चिल्ला रहा था। मुझे खेद है, मेरा यह मतलब नहीं था। इतने फटेहाली में कपड़े पहने हैं और तुम मिस्टर कार्टर की जन्मदिन की पार्टी में आने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हारी मौत आई है? आदमी ने मारने के लिए हाथ उठाया। क्लोई जो सोफे पर थी तीर की तरह बाहर निकली। ओलिविया, चलो नाटक देखते हैं। मिया और हार्पर ने ओलिविया को बाहर खींचा। जाने से पहले ओलिविया ने मुझे मुड़कर देखा। तुम्हें उसे छूने की इजाजत किसने दी? क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? मिस मिलर, वह कार्टर्स का छोटा बेटा है। क्या तुम अंधे हो? क्लोई को इतना गुस्से में देखकर वह आदमी माफी मांगकर जल्दी से भाग गया। मुझे खेद है, क्या मैंने आप लोगों को परेशान किया? अभी बहुत अंधेरा था, मैंने देखा नहीं। तो लियो, यह ठीक है, यह तुम्हारी गलती नहीं है। याद रखो कि तुम भी एक कार्टर हो। अगली बार जब कोई तुम्हें परेशान करे, तो बस इसे चुपचाप मत सहो। यह सुनकर मैं ताना मारे बिना नहीं रह सकता। कार्टर, मैं कार्टर्स का इकलौता बेटा हूँ। लियो तो बस एक अनाथ था जिसे मेरे पिता ने गोद लिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं अकेला हो जाऊंगा। इन सालों में मैंने इस भाई को वह सब कुछ दिया जो मुझे देना चाहिए था। अब मुझे क्लोई भी नहीं चाहिए, तुम उसे रख सकते हो। हाँ, ईथन, अपनी पसंद बताओ। ठीक है, मैं ओलिविया को चुनता हूँ। जैसे ही मैंने यह कहा, कमरे में सन्नाटा छा गया। मिलर्स के चेहरे तुरंत हरे पड़ गए, जबकि डेविसेस खुशी से उछल पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओलिविया, क्या वह तुम्हारी सबसे नापसंद इंसान नहीं है? तुमने कहा था कि वह हमेशा तुम्हें परेशान करती थी। यह ठीक है, हमारी शादी के बाद वह मुझे परेशान नहीं करेगी। सही सही सही, वह नहीं करेगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि ओलिविया तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। आज की बात को अभी के लिए चारों लड़कियों से गुप्त रखें। हम अगले महीने शादी करेंगे। दुल्हन को बस समय पर उपस्थित होना होगा। मैं क्लोई के लिए एक बड़ा उपहार तैयार करने जा रहा हूँ। मैं उसे शादी के दिन एहसास कराऊंगा कि सच्चे पछतावे का क्या मतलब होता है। जैसे ही मैं अहाते में गया, लियो ने अपना नाटक फिर से शुरू कर दिया।
मुझे खेद है ईथन, यह मेरी गलती है, मुझे तमाशा नहीं बनाना चाहिए था, मुझे अपने कमरे में छिपा रहना चाहिए था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, क्लोई पहले से ही एक सुरक्षात्मक माँ की तरह व्यवहार कर रही थी और भाग कर आई। बॉस, लियो का यह मतलब नहीं था, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझ पर आओ। मैं जानती हूँ कि तुमने आज मुझे चुना है। जब तक तुम लियो के साथ बेहतर व्यवहार करोगे, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके पीछे कांपते हुए एलो को देखकर मुझे यह मजाकिया लगा। क्या कार्टस ने तुम्हें कपड़ों के लिए पैसे नहीं दिए? इस तरह के कपड़े पहनकर लोगों को लग सकता है कि हम तुम पर अत्याचार करते हैं। नहीं, मैं बस पैसे बचाना चाहता था, यह ईथन की गलती नहीं है। तभी एक सिरफिरा आदमी चाकू लेकर भागा आया। वह क्लार्क ग्रुप का दिवालिया सीईओ विक्टर था। ईथन, भाड़ में जाओ। मैं तुम सभी कार्टर्स को मारना चाहता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में उसने मुझे जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त कर दिया था। उस नाजुक मोड़ पर मैंने सहज ही अपनी बॉडीगार्ड क्लोई की ओर देखा, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी की तरह ही उसने अपनी पीठ मेरी ओर करके लियो को अपनी बाहों में कसकर ढाल लिया। रास्ते से हट जाओ, लियो, डरो मत। अगले ही सेकंड चाकू ने मेरी बाह पर जोर से वार किया। क्लोई, तुम ईतन की बॉडीगार्ड हो, तुम मेरी रक्षा क्यों कर रही हो? ईतन, तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम सभी कार्टर्स को मार डालूंगा। पागल आदमी ने फिर से लियो पर वार किया। क्लोई बिना किसी झिझक के आगे लपकी, अपनी पीठ पर वार सहा। दृश्य पूरी तरह से अराजक था और खून का प्यासा विक्टर फिर से मेरी ओर अपना चाकू ताने हुए था। क्लोई, क्या तुम भूल गई कि तुम मेरी बॉडीगार्ड हो? क्लोई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही खूनी चाकू नीचे आया, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन मैं एक ठंडी खुशबू वाले आलिंगन में गिर गया। क्या तुम बेवकूफ हो? तुमने चकमा क्यों नहीं दिया? उसने मुझे छोड़ दिया, मुड़ी और जल्दी से विक्टर को काबू में कर लिया। भले ही वह हमेशा कहती थी कि वह चाहती है कि मैं मर जाऊं, जब भी खतरा होता था वह हमेशा सबसे पहले आकर मुझे बचाती थी। मैं ठीक हूं जब तक तुम मरे नहीं हो। उस पल उसकी बांह से बहते खून को देखकर मेरा दिल पूरी तरह से उसकी तरफ झुक गया। ईतन, क्या तुम ठीक हो? क्लोई को दोष मत दो। उसने केवल मेरी रक्षा पहले की क्योंकि मैं ज्यादा पास था। हाँ, पास। वह मेरी व्यक्तिगत बॉडीगार्ड है, फिर भी वह तुम्हारे सबसे पास है। यह अपने आप में एक बड़ा मजाक है। मुझे खेद है बॉस, यह एक आपातकालीन स्थिति थी। समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे चोट लगी है। कार्टर परिवार के नियमों के अनुसार तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। कार्टर हवेली में वापस आकर क्लोई बैठक के बीच में घुटनों के बल बैठ गई। उसकी पीठ पर चाकू का घाव अभी भी बह रहा। एले उसके पास खड़ा रहा, दुखी दिख रहा था। बॉस, हमारी भी गलती है, आप सिर्फ क्लोई को अकेले सजा नहीं दे सकते। हाँ, वह आपकी भावी पत्नी है, क्या उसे चोट पहुंचाने से आपका दिल नहीं टूटेगा? जब यह हुआ तब तुम वहां नहीं थे, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन वह वहां थी, एक बाहरी व्यक्ति की रक्षा की और अपने मालिक को चोट लगने दी। क्या तुम्हें लगता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए? लेकिन वह आपकी होने वाली दुल्हन है। अगर उसे गंभीर चोट लगी तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? हाँ, आप क्लोई को इतना पसंद करते हैं, आप उसे चोटिल कैसे देख सकते हैं? यदि संभव हो तो मैं चाहूंगा कि बॉस ने मुझे न चुना होता। ठीक है, चूंकि तुम सजा भुगतने के लिए तैयार हो, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने किसी से 15 साल से सील छड़ी मंगवाई और बिना किसी झिझक के उसे घुमाया। क्लोई सीधी बैठी रही, एक करा तक नहीं निकाली। क्लोई जैसे ही दूसरा वार पड़ा, एक आकृति आगे लपकी। लियो ने उसके लिए वार सहा। क्लोई घबरा गई और उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ईतन, मैं तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगी। वह खुद ही भागा हुआ आया था, इसका मुझसे क्या लेना देना है? तीसरा बार अभी तक नहीं पड़ा है। तुम या वह ईतन मत करो। लियो, तुम मर नहीं सकते। डॉक्टर, अभी यहाँ आओ। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्लोई की दहाड़ का सामना करते हुए पारिवारिक डॉक्टर इतना डर गया था कि सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन वह वहीं निश्चल खड़ा रहा। जाओ, मैं नहीं चाहता कि कार्टर के घर में कोई मरे। यह अपशकुन है। तमाशे को देखकर मैंने खूनी छड़ी फेंक दी। मैंने एक नौकरानी को 1000 साल पुराना गिनसिंग लाने का आदेश दिया जो मेरे पिता ने मुझे दिया था। बॉस, क्या यह क्लोई को ठीक होने में मदद करने के लिए है? मैं जानता था, अगर आप उसे मनाएंगे तो वह अपनी गलती मान लेगी। नहीं, इसे ओलिविया के लिए डिविसेसिस के यहाँ भेजो। ओलिविया के लिए। क्या तुम उससे सबसे ज्यादा नफरत नहीं करते? किसने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करता? अगली सुबह तड़के ही मैंने किसी से क्लोई से जुड़ी हर चीज इकट्ठा करवाई और सब फेंकवा दिया। उसके पहने हुए कपड़ों से लेकर मेरे लिए दिए गए सस्ते जन्मदिन के उपहारों तक सब कुछ कचरे में चला गया। बॉस, ये आपकी सबसे कीमती चीजें हैं। क्या आप सच में इन्हें नहीं चाहते? हाँ, इन्हें फेंक दो, ये आंखों में चुभती हैं। कचरे से निपटने के बाद मैं कपड़े बदलकर ओलिविया को ढूंढने ही वाला। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, मैंने देखा कि लियो वहां अकड़कर घुटनों के बल बैठा था। ईथन, कल रात मेरी गलती थी। कृपया गुस्सा मत हो। कृपया क्लोई को दोष देना बंद करो। मैं उसकी ओर से माफी मांगता हूँ। लियो, क्या तुम्हारा नाटक पूरा हो गया? नाटक करते रहना उबाऊ है। मैं उसे नजरअंदाज करके जाने लगा, लेकिन वह अचानक एक पागल कुत्ते की तरह लपका और मेरे टखने को कसकर पकड़ लिया। नहीं ईतन, अगर तुम क्लोई को माफ नहीं करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तुम क्या चाहते हो? यह मत भूलो कि आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मैंने दिया है। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। कार्टर्स के दूसरे बेटे की बात तो दूर है। तुम्हें लगता है कि मुझे दूसरा बेटा बनने की परवाह है।
हर कोई मेरे साथ तुम्हारे नौकर जैसा व्यवहार करता है। मैं आज तुमसे भीख मांगने आया हूँ। उम्मीद है कि तुम क्लोई से शादी नहीं करोगे। मैं वही हूँ जिसे वह पसंद करती है। वह सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती है। आखिरकार उसने अपना असली रंग दिखा ही दिया। मेरी पिछली जिंदगी में जब तक मैं मर नहीं गया तब तक मैंने इसे नहीं देखा था। यह तथाकथित भाई असुरक्षित बिल्कुल नहीं था। वह बस क्लोई की सहानुभूति जीतने के लिए पीड़ित होने का नाटक करता था। अफसोस की बात है कि क्लोई अंधी थी। उसने चालबाज गोद लिए बेटे के लिए असली वारिस को खारिज कर दिया। अगर मैं ना कहूं तो तुम जैसे गोद लिए बेटे को मुझसे भीख मांगने का कोई हक नहीं है। अगर कार्टर परिवार में रहना चाहते हो तो तमीज से रहो, वरना तुम्हारी किसी भी 4 परिवारों में शादी नहीं होगी। चूंकि तुम इतने बेदर्द हो तो मुझे दोष मत देना। अचानक उसकी उंगली मेरे टखने में जोर से गड़ गई। यह एक चुभने वाला दर्द था। मुझे छोड़ो। जैसे ही मैं उसे लात मारकर दूर करने वाला था, उसने रफ्तार का इस्तेमाल करके पीछे की ओर गिरने का नाटक किया और सीधा सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। ईतन नहीं, यह दुखता है। ईतन, क्या तुम्हारा मन भर गया? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उसे सीढ़ियों से नीचे लात मारते देखा है। तुम्हारा क्या बहाना है? अगर तुमने उसे फिर से छूने की हिम्मत की तो मैं कसम खाती हूँ कि तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ईतन को दोष मत दो। क्लोई, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, यह फ्रैक्चर है। डरो मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। जाते समय उसने दरवाजे के पास कचरे के बैग देखे। वे उसकी चीजें थीं। हमारी शादी होने से पहले ही मेरा सामान बाहर फेंक रहे हो। ईतन, शायद मैं तुमसे शादी भी न करूं। वह बिना पीछे मुड़े एलो को सहारा देकर ले गई। लियो के चेहरे पर आई त्वरित मुस्कान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और मेरे टखने पर खूनी निशानों को भी नहीं देखा। क्लोई पूरे 3 दिनों तक अस्पताल में लियो के साथ रही। चौथे दिन जब डैड और मैं शादी के विवरण पर चर्चा कर रहे थे तो वह आखिरकार आई। बॉस मिस्टर कार्टर, आप वह नहीं है जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं 4 दिनों में आपसे शादी नहीं करूंगी। क्लोई, तुम क्या बात कर रही हो? मुझे परवाह नहीं है। बस शादी के लिए समय पर आ जाना। मैंने कहा कि मैं नहीं आऊंगी। आपसे शादी करने की बात तो दूर है। ठीक है, चूंकि तुम उससे इतना प्यार करती हो, मैं तुम्हें उसे सौंप दूंगा। 7 दिनों में लियो और मेरी एक साथ डबल वेडिंग होगी। क्या? ईतन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कार्टर्स अपनी ताकत के दम पर लोगों को मजबूर कर सकते हैं? क्या तुम हमारा अपमान करने की कोशिश कर रहे हो? तुम मना कर सकती हो या उसके साथ भाग सकती हो, लेकिन कार्टर्स के संरक्षण के बिना कौन जानता है कि मिलर्स आर्केडिया में कब तक जीवित रहेंगे। ठीक है, मैं करूंगी। ईतन, याद रखना तुमने मुझे मजबूर किया। ईतन, क्या तुम ओलिविया से शादी नहीं कर रहे हो? क्लोई को क्यों भड़का रहे हो? क्योंकि उस पर मेरा कर्ज है। डैड, उन्हें रहने दो। 7 दिनों में लियो और मेरी डबल वेडिंग होगी। मैं ओलिविया से शादी करूंगा और लियो क्लोई से शादी करेगा। बाहर तेज बिजली के साथ तूफान आ गया। मैं बरामदे में गया और देखा कि क्लोई बारिश में रोते हुए लियो को पकड़े हुए थी। लियो, मुझे माफ कर दो। उसने मेरे परिवार को धमकी दी, मुझे सहमत होना पड़ा। लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसे कभी खुद को छूने नहीं दूंगी। मैं केवल तुमसे प्यार करती हूँ। ईतन ऐसा क्यों कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि मैं एक अनाथ हूं, उसका खिलौना। क्लोई, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से शादी करो। लियो, जानते हो मैं तुमसे प्यार क्यों करती हूँ? 10 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग के दौरान बेहोश हो गई थी तो तुम मूसलाधार बारिश में मुझे उठाकर कार्टस के यहाँ ले गए थे। तब से मैंने हमेशा तुम्हारी रक्षा करने की कसम खाई थी। यह सुनकर मैं वहीं ठिठक गया। 10 साल पहले उस तूफानी रात में उसे 3 मील तक ले जाने वाला, थकान से लगभग ढह जाने वाला इंसान मैं। पता चला कि उसने शुरुआत से ही गलत इंसान से प्यार किया था। क्लोई, तुम कितनी बेवकूफ हो। क्लोई, मैं आधे रास्ते में रुक गया। अब से जब भी मैं खतरे में हूं, मैं कभी उसका नाम पहले नहीं पुकारूंगा। ओलिविया, हाँ, मैं यहाँ हूँ। देर हो चुकी है और मूसलाधार बारिश हो रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारा घाव देखने आई थी। मुझे उम्मीद है कि वह आखिरी बार था जब मैंने तुम्हारी रक्षा की। क्लोई, से तुम्हारी शादी के बाद मैं शायद वापस नहीं आऊंगी। तुम जा रही हो? चिंता मत करो, मैं जाने से पहले तुम्हारी शादी में आऊंगी। आखिरकार हम प्रतिद्वंद्वी हैं, मुझे तुम्हें आग में कूदते हुए देखना है। चाहे जो भी हो ओलिविया, तुम्हें मेरी शादी के दिन जरूर आना होगा। मैं चलती हूँ, अपनी दवाइयाँ लेना याद रख। अपने हाथ में फलों वाली टॉफी को देखकर मैं मुस्कुरा दिया। जब भी मैं अपनी दवा लेता हूँ वह हमेशा आती है और मुझे एक टॉफी देती है। मैं अपनी पिछली जिंदगी में उसकी अच्छाई क्यों नहीं देख सका। जल्द ही शादी का दिन आ गया। लियो और मैं एक साथ घर से बाहर निकले। ईतन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतनी जल्दी मत बोलो, तुम बाद में मेरा शुक्रिया अदा कर सकते हो। बॉस, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, किसी और को चुन ले। उसे उस शादी के जोड़े में देखना जो मैंने कभी उसे दिया था, कितना विडंबनापूर्ण था। मैंने दुल्हन का कोर्साज उठाया और खुद उसके ऊपर लगाया। क्लोई, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। एलो से कहो कि वह अपने आंसू बचाकर रखे, वरना उसे एहसास होगा कि वह बहुत जल्दी रो पड़ा। अंदर बैठो। गाड़ियों का काफिला होटल पहुंचा। मिया और हापर उत्साहित होकर भागी आईं। वाह, बॉस आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अफसोस कि मैं दुल्हन नहीं हूं। अब से मुझे ईथन कहो, हम दोस्त हैं। अचानक हमारे पीछे हंगामा मच गया। ईथन, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं केवल क्लोई से प्यार करता हूं। अगर मुझे शादी करनी है तो मैं सिर्फ उससे शादी करूंगा। अरे बाप रे, वह गोद लिया हुआ बेटा है, आत्महत्या की धमकी दे रहा है। लियो, उसे नीचे रखो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। आज मेरा दूल्हा सिर्फ तुम होगे।
तभी पोस्टर्स देने वाला स्टाफ पहुंचा। है भगवान, सबने गलत समझ लिया। ईथन क्लोई से शादी नहीं कर रहा है, यहाँ दुल्हन ओलिविया है। आज तुम जिससे शादी कर रहे हो वह मैं नहीं हूँ। जब क्लोई सदमे में थी, ओलिविया एक उत्तम पोशाक में धीरे धीरे कोने से बाहर निकली। बॉस गंभीर है। मैं ओलिविया के पास गया और कस्टम वेडिंग ड्रेस मंगवाया। मैं बिना किसी पछतावे के एक घुटने पर बैठ गया। ओलिविया, आज तुम मेरी इकलौती दुल्हन हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगी। ईथन, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? पारिवारिक गठबंधन एक बड़ी बात है। तुम यूं ही गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो तो आज सुबह मुझे कॉर्साज क्यों दिया? मैंने कहा था कि तुम आज दुल्हन हो, बस मेरी नहीं। मैं लियो की तरफ मुड़ा जो खून से लथपथ था और दयनीय लग रहा था। चूंकि तुम और मेरा भाई इतने प्यार में है, मैं इसे पूरा करूंगा। आज सिर्फ मेरी और ओलिविया की शादी नहीं है, यह तुम्हारी और लियो की भी है। दोनों शादियां एक ही समय पर होंगी। ईथन, तुम सच में मुझे और क्लोई को एक साथ होने दे रहे हो? ठीक है ईथन, इसे याद रखना। तुमने आज ये सब चुना है, इसका पछतावा मत करना। पारिवारिक पृष्ठभूमि में मिलर्स डेविसेस को सुंदरता और क्षमता में नहीं हरा सकते। तुम मुझे भी नहीं हरा सकते। ईथन मुझे चुनकर क्यों पछताएगा? ओलिविया के आत्मविश्वासी रूप को देखकर क्लोई निशब्द रह गई। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। चलो मेरी दुल्हन, जाकर बदलो। ओलिविया और मैं मुड़े और चले गए, क्लोई को वहीं खड़ा छोड़ दिया। क्लोई, चलो अंदर चले। चूंकि ईतन को पछतावा नहीं होगा तो मुझे भी निश्चित रूप से नहीं होगा। चलो हम शादी कर रहे हैं। दोनों शादियां एक ही होटल के अलग अलग हॉल में आयोजित की गई। मिस ओलिविया, क्या आप मिस्टर ईतन को अपना पति स्वीकार करती हैं? मैं करती हूँ। मिस क्लोई, क्या आप मिस्टर लियो को अपना पति स्वीकार करती हैं? मैं करती हूँ। मिस्टर ईतन, क्या आप मिस ओलिविया को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं और जीवन भर कभी न छोड़ने का वादा करते हैं? मैं करता हूँ। मैं भी करता हूँ। समारोह के बाद लियो और क्लोई अपने शाम के कपड़ों में बाहर आए। केवल आधे से अधिक मेहमानों को गायब पाया। दोनों की शादी हो रही है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। जल्दी करो, मैंने सुना है कि बगल वाले बॉस ने $1,00,000 की शराब की बोतलें खोली हैं। ये एक जैसा कैसे हो सकता है? एक गोद लिया हुआ है, दूसरा असली वारिस है, कोई तुलना नहीं है। क्या क्लोई का दिमाग खराब हो गया है? एक गोद लिए बेटे से शादी करने के लिए बॉस को छोड़ दिया। वह पछताएगी। लोग गपशप कर रहे थे क्योंकि वे मुफ्त शराब के लिए मेरे हॉल की ओर भागे। मुझे खेद है क्लोई। अगर मैं न होता तो तुम अभी हंसी का पात्र न बनती। यह ठीक है, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने इसे चुना है, उसकी गलती कैसे नहीं है? अगर वह न होता तो अब तक तुम्हारी शादी बॉस से हो चुकी होती। क्लोई, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने मिलर्स का भविष्य बर्बाद कर दिया? माम बंद करो, मेरी शादी लियो से हो चुकी है। ईतन ने भी किसी और से शादी कर ली है, यह एक पक्की बात है। मुझे इसका पछतावा नहीं है, मुझे बस डर है कि ईतन पछताएगा और बाद में मुझसे भीख मांगने आएगा। क्लोई ने मुझे दूर से देखा, उम्मीद कर रही थी कि मैं उसकी तरफ एक नज़र डालूंगा। लेकिन मैंने नहीं देखा। मैंने उस पर एक बार भी नज़र नहीं डाली। इसके बजाय मैं खुशी से मुस्कुराया। वह इतना खुलकर क्यों मुस्कुरा रहा है? वह सिर्फ मुझ पर इस तरह मुस्कुराता था। तुम्हारे बारे में क्या क्लोई? क्या तुम्हें मुझसे शादी करने का पछतावा है? नहीं तो चलो एक साथ ईतन को टोस्ट करते हैं। ठीक है। अगर वह ना होता तो हमारी शादी इतनी सुचारू रूप से ना होती। मैं उसकी भाभी हूँ, मुझे उसे टोस्ट करना चाहिए। ठीक है, क्लोई ने सिर हिलाया। वह वहां जाने और मेरे चेहरे पर पछतावा देखने का इंतजार नहीं कर सकी। ओलिविया, मैं अपने बेटे को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, बचपन की तरह उसे परेशान मत करना। चिंता मत करो डैड, मैं नहीं करूंगी। मैंने बचपन में उसे सिर्फ इसलिए परेशान किया क्योंकि मुझे उसके पक्षपात से नफरत थी। पक्षपात? मैं पक्षपाती कैसे था, तुम मुझे बताओ। हम चारों में से तुमने सिर्फ क्लोई के साथ अच्छा व्यवहार किया। अगर तुमने उसके बारे में फिर से सोचने की हिम्मत की तो मैं सिर्फ ईर्ष्यालु नहीं होंगी। तुम्हारा मतलब है कि तुमने मुझे पहले इसलिए परेशान किया क्योंकि तुम ईर्ष्यालु थी? बेवकूफ़ ईतन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ओलिविया मुझे हमेशा से पसंद करती थी। जैसे ही मैं जवाब देने वाला था, लेओ और क्लोई आ गए। मेरी मुस्कान तुरंत जम गई। क्या बात है छोटे भाई? मुझे और क्लोई को एक साथ होने देने के लिए धन्यवाद। हमें तुम्हें टोस्ट करना चाहिए और तुम्हें सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देनी चाहिए। लेओ ने अपने गिलास से घूंट लिया, लेकिन क्लोई स्थिर खड़ी रही, मेरी बांह पकड़े हुए ओलिविया को ठंडी नज़र से घूरती रही। हाँ, तुम्हें भी सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं। मैंने एक घूंट लिया और क्लोई को देखा। तकनीकी रूप से तुम्हें मुझे ईथन कहना चाहिए और उसे भाभी कहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लोई, तुमने मेरे भाई से शादी की है, तुम अब एक कार्टर हो। लियो की खातिर कार्टर्स अभी भी मिलर्स को कुछ व्यापार दे सकते थे, लेकिन चूंकि तुम हमें भैया और भाभी भी नहीं कहोगी, इसलिए तुम हमें परिवार के रूप में नहीं देखती होगी। उस स्थिति में हमारा व्यापार केवल डीविसेस, स्मिथ्स और जेवंसेस के पास जाएगा। जहां तक एमिलर्स का सवाल है, क्लोई ऐसे समय में घमंड की परवाह क्यों करे? अगर मिस्टर कार्टर ने हमारा नाता तोड़ दिया तो मिलर्स जीवित नहीं बचेंगे। तुमने एक गोद लिया हुआ बेटा चुना, तुम्हें पता होना चाहिए था कि ऐसा होगा। हनी, तुम किसका इंतजार कर रही हो? ईतन। ओलिविया, अच्छी भाभी। ओलिविया ने खुशी खुशी एक घूंट लिया। मैंने उसकी ओर देखा और असहाय होकर मुस्कुराया। मुझे पहले क्यों नहीं एहसास हुआ कि वह इतनी मजेदार थी? शादी के बाद लियो मिलर्स के साथ रहने के लिए सामान पैक करने लगा।
बॉस, मुझे बॉस मत कहो। क्लोई, तुम अब मेरी बॉडीगार्ड नहीं हो। ईथन, इन सालों में सब कुछ के लिए धन्यवाद, मैं जा रही हूँ। ठीक है, चलो एक साथ चलते हैं। क्या तुम भी आ रहे हो? क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? अफसोस कि मेरी शादी लेओ से हो चुकी है। तुम्हारा पछतावा बेकार है। किसने कहा मुझे पछतावा हो रहा है? मेरे पास एमएलएस के यहाँ जाने के अपने कारण हैं। तुम्हें डिविसिस के यहाँ जाना चाहिए, मिलर्स के यहाँ नहीं। ईथन, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम बदमाशी करोगे तो मुझे जलन होगी। अगर तुम्हें चिंता है तो मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम चारों ने मिलर्स के यहाँ जाने के लिए 2 गाड़ियां ली। बॉस यहाँ है। बॉस, उन्हें सचमुच पछतावा हो रहा है। ईतन, बस कह दो, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मेरे पास काम है, बिल्कुल। यहाँ की ज़्यादातर चीज़ें मैंने ऑक्शंस में एक बड़ी रकम देकर खरीदी थी। मेरी पिछली ज़िंदगी में क्लोई ने लेओ को देने के लिए उन्हें नकद में बेच दिया। इस ज़िंदगी में मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ईतन, तुम यहाँ क्या चाहते हो? तुमने ओलिविया से शादी कर ली। क्या तुम्हारे मन में अभी भी क्लोई के लिए भावनाएं हैं? पछतावा बेकार है ईतन, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर मुझे सही से याद है तो मैंने तुम्हें यह नीला और सफ़ेद फूलदान दिया था। तुम्हारा क्या मतलब है? आदमियों, इसे ले जाओ। कई हट्टे कट्टे आदमी अंदर घुसे और बिना एक शब्द कहे फूलदान हटाने लगे। मिलर सब स्तब्ध रह गए। और यह पेंटिंग, वे आभूषण, बैठक का सोफा, खाने की मेज और प्रीमियम बर्ड्स नेस्ट जो मैंने मिसेस मिलर को दिया था, सब ले जाओ। उन्हें एक एक करके फर्नीचर बाहर निकालते हुए देखकर मिसेस मिलर टूट गई। मिस्टर कार्टर, आप क्या कर रहे हैं? ये मेरी जान है। कुछ नहीं, बस जो मेरा है उसे वापस ले रहा हूँ। मैं क्लोई को पसंद करता था, इसलिए मुझे इन्हें देने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब हम कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इन्हें वापस ले रहा हूँ। ईद, क्या तुम कुछ ज़्यादा ही आगे नहीं बढ़ रहे हो? ज़्यादा आगे? कैसे? तुम वही हो जो बहुत आगे बढ़ गई थी। क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती थी। तुम्हें ये चीज़ें स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। खाली होते घर को देखकर मुझे हंसी आ गई। क्लोई स्पष्ट रूप से मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने मेरे द्वारा दी गई हर चीज़ स्वीकार की। ईथन, तुम इतने बेदर्द हो, मुझसे कभी माफ़ करने की उम्मीद मत रखो। अगर तुम मुझसे भीख मांगने आओ तो चिंता मत करो, वह दिन कभी नहीं आएगा। चलो चलते हैं। हनी, तुमने मुझे क्या बुलाया? हनी, चलो घर चलते हैं। है, चलो घर चलते हैं। हम हाथ में हाथ डाले चले गए, एक दूसरे को घूरते हुए लोगों से भरा कमरा छोड़कर। क्लोई, तुम बेशरम, देखो तुमने क्या किया है। तुमने हमें पूरी तरह से नीचा दिखाया है। अरे बाप रे, मेरा बर्ड्स नेस्ट भी चला गया, वह टॉप क्वालिटी। माम, क्या आप ठीक हैं? मुझे मत छुओ, तुम कुलक्षणी हो। अगर तुम्हारी वजह से ना होता तो मैं इतनी अपमानित ना होती। माम, ये सिर्फ कुछ बर्ड्स नेस्ट ही तो है। अगर आपको यह पसंद है तो मैं बाद में आपके लिए खरीद सकता हूँ। यह वही है जो मैंने सालों में बचाया है। यह ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह कुछ लाख है। इसे खरीद लो। क्या तुम जानते हो कि उस बर्ड्स नेस्ट की कीमत कितनी है? सालों से ईतन मुझे हर साल भेजता था। हर टुकड़ा सैकड़ों हजारों का है। तुम तो बस एक गोद लिए हुए बेटे हो। क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो? लियो जम गया। कार्ड पकड़े हुए उसका हाथ हवा में रुक गया। वह केवल अजीब तरह से इसे वापस खींच सका। क्या ये इतना महंगा है? यह सिर्फ बर्ड्स नेस्ट है, बाकी भी तो वही है। इतने महंगे वाले की कोई ज़रूरत नहीं है। यह तुम्हारे लिए महंगा है, लेकिन मिस्टर कार्टर को तो परवाह भी नहीं है। अगर तुम्हारी वजह से न होता तो मैं अपनी बाकी ज़िंदगी इसे खा सकती थी। इतन, मैं पहले ही मिलर्स के यहाँ शादी कर चुकी हूँ। तुम अभी भी मुझे नीचा क्यों दिखा रहे हो? माम, इसका कार्टर से कोई लेना देना नहीं है। हमने बस कुछ फर्नीचर और आभूषण खो दिए हैं। हम और खरीद लेंगे। मुझे वैसे भी ईथन की चीज़ों की परवाह नहीं है। मिस मिलर, मेरे बॉस ने मुझे आपको यह देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि एक बार जब आप इसे देखेंगी तो समझ जाएंगी। यह क्या है? क्या उसने मुझे अभी तक काफ़ी नहीं छकाया है? क्लोई ने कैजुअली फ़ोटो उठाई। सिर्फ एक नज़र से उसका चेहरा पीला पड़ गया। फोटो में मूसलाधार बारिश में एक 10 साल का लड़का बेहोश लड़की को दर्दनाक तरीके से कार्टर हवेली की ओर ले जा रहा था। नहीं, असंभव। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि ईथन था। जब मैं उठी तो मेरे बिस्तर के पास जो इंसान था वह साफ तौर पर लियो था। ईथन कैसे हो सकता है? क्लोई, क्या बात है? क्लोई के हाथ में फोटो देखकर लेओ का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने होंठ भींच लिए। मुझे तुमसे पूछने दो, जब मैं 10 बजे लो ब्लड शुगर से बेहोश हो गई थी, क्या तुम ही मुझे उठाकर कार्टर्स के यहाँ ले गए थे? यह मैं ही था क्लोई, क्या तुम भूल गई? मैं तुम्हारे बिस्तर के पास रहा और तुम्हारे उठने तक तुम्हारा ख्याल रखा। तो इस फोटो में जो इंसान है वह ईतन क्यों है, तुम क्यों नहीं? मुझे नहीं पता, शायद यह नकली है। ईतन को मेरी चीजें चुराने का शौक है। वह शायद तुम्हें तड़पाना चाहता है और तुमसे बदला लेना चाहता है। इसलिए उसने हमारे रिश्ते को बर्बाद करने के लिए यह नकली फोटो बनाई। सच में? सही। ईतन बचपन से ही बिगड़ा हुआ है। उसे कभी परवाह नहीं थी कि हम जिए या मरे। वह बारिश में मुझे उठाकर घर क्यों लाएगा? हाँ क्लोई, मुझ पर भरोसा रखो। इसके अलावा अब हमारी शादी हो चुकी है। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, सही न? यह देखकर कि उसने उस पर विश्वास कर लिया, लियो ने राहत की सांस ली। मैं क्या करूं? मैं बहुत घबराई हुई हूं। क्या होगा अगर ईतन सोचे कि मैं इस तरह के कपड़े पहनकर उसे रिझा रही हूं? आखिरकार वह बचपन से क्लोई को पसंद करता है। उसने अचानक मुझसे शादी कर ली। मुझे नहीं पता कि उसका यह मतलब है या नहीं। जब उसका दिमाग दौड़ रहा था तो बाथरूम का दरवाजा खुला। काफी देख लिया, माफ करना, मेरा वह मतलब नहीं था।
मैं करीब आया और वह पीछे हट गई। मतलब नहीं था। आज रात हमारी सुहागरात है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए हनी? तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? इसके साथ ही मैंने उसके नरम होठों को किस किया। ईतन, अगर तुम नहीं चाहते, अगर तुम अभी भी क्लोई को पसंद करते हो, किसने कहा कि मैं नहीं चाहता? किसने कहा कि मैं क्लोई को पसंद करता हूँ? मेरी बात सुनो ओलिविया, मेरे दिमाग में अब सिर्फ तुम ही हो। इस बीच मिलर्स के यहाँ सुहागरात पूरी तरह से खामोश थी। मैं अकेले नहीं सो सकती क्लोई। आज रात हमारी सुहागरात है। क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो? क्या मैं पागल हूँ? मैं साफ तौर पर लियो को पसंद करती हूँ। मेरा दिमाग ईतन से क्यों भरा हुआ है? आज रात ओलिविया के साथ उसकी भी सुहागरात है। क्या वह उसे छुएगा? नहीं। उसने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा किया। वह कभी ओलिविया के प्यार में नहीं पड़ेगा। मुझे खेद है। यह मेरी गलती है। अपनी घबराहट छिपाने के लिए कमरे में चलते हैं। उसने लियो को किस करने की पहल की। ईतन निश्चित रूप से ओलिविया को नहीं छुएगा। उसने मुझे भड़काने के लिए ही उससे शादी की है। उसके दिल में सिर्फ मैं हूं। लेकिन तभी क्लोई ने कुछ अजीब महसूस किया और अचानक रुक गई। क्या यह तुम्हारा पहली बार नहीं है? तुम काफी अनुभवी लगते हो। बिल्कुल, जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ उसके साथ मैं कैसे नहीं हो सकता। लेओ का बहाना कमजोर था, लेकिन क्लोई के पास इस पर ध्यान देने का समय नहीं। इस बीच सुबह की धूप कार्टर के घर में छनकर आ रही थी, लेकिन मैं एक बुरे सपने में फंसा हुआ था। क्लोई, तुम्हारे दिल में सच में सिर्फ लियो क्यों है? बस करो क्लोई। मैं पसीने से लथपथ होकर अचानक उठ बैठा। नजरअंदाज किए जाने की वह निराशा पुनर्जन्म के बाद भी मुझे सता रही थी। क्यों? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? मैं खुद को शांत करने के लिए उठकर मुंह धोने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी की कोमल बाहें मेरी कमर से लिपट गईं। तुम किसे पुकार रहे थे? मुझे बताओ। तुमने क्लोई का नाम क्यों लिया? मुझे माफ कर दो। मुझ पर भरोसा रखो। मैंने उसे इसलिए नहीं पुकारा क्योंकि मैं उसे अभी भी पसंद करता हूँ। मैं उससे नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें उससे प्यार या नफरत नहीं करने दूंगी। अब से तुम सिर्फ मेरे बारे में सोच सकते हो। तुम्हें उसके सपने देखने की इजाजत नहीं है। पगले, मैंने तुमसे नहीं पूछा। तुमने मुझे कब से पसंद करना शुरू किया? मुझे याद नहीं है। शायद उस पल से जब मैंने तुम्हें परेशान किया था। मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करती थी। तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुम मुझे पसंद करोगे? हाँ, शायद मैं भी बहुत पहले तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। जासूस के कॉल ने न केवल फोटो के असली होने की पुष्टि की, बल्कि लियो की गंदी निजी जिंदगी के कड़े सबूत भी भेजे। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम कल रात इतने अनुभवी थे। यह तुम्हारा पहली बार नहीं था। क्लोई, तुम इतनी जल्दी उठ गई। मेरे साथ थोड़ी देर और सो जाओ। लियो क्लोई को गले लगाने के लिए पलटा, लेकिन उसने उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह फर्श पर जा गिरा। आह, दर्द हो रहा है। क्लोई, तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे एक बार फिर पूछूंगी, क्या तुम ही उस दिन मुझे उठाकर ले गए थे? लियो ने क्लोई के काले तूफानी चेहरे को देखा और जान गया कि वह अब इसे छिपा नहीं सकता। नहीं, ईतन सचमुच उस दिन तुम्हें उठाकर घर ले गया था। मैं तो बस बाद में तुम्हारे पास रुका था। तुम उठी और गलती से सोच लिया कि मैंने तुम्हें बचाया है। मैं तब समझाने से बहुत डर गया था। तुमने सचमुच मुझसे झूठ बोला। तुम इन सालों में मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो। क्लोई ने अपना फोन जोर से लियो पर फेंका। इन तस्वीरों के बारे में क्या? क्या ये भी नकली हैं? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बाद में समझाना चाहता था, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। जहां तक इन तस्वीरों का सवाल है, ये बीती बातें हैं। मेरे दिल में अब सिर्फ तुम हो। क्लोई, कृपया मुझे माफ कर दो। ठीक है, तुम्हें माफ किया। 3 दिनों के कोल्ड वॉर के बाद लियो और क्लोई कार्टर हवेली लौट। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने कोने में कुछ नौकरानियों को उत्साहपूर्वक गपशप करते सुना। क्या तुमने सुना? बॉस और उनकी पत्नी 3 दिनों से नीचे नहीं आए हैं। लगता है कि वे सचमुच करीब आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मैंने सुना है कि वे अपने दूसरे दिन लड़े थे, क्योंकि बॉस सपने में मिस मिलर का नाम पुकारते हुए रोते हुए जागे थे। सच में? क्या बॉस अभी भी मिस मिलर को नहीं भूले हैं? उन्होंने अपनी पत्नी से शादी सिर्फ उन्हें भड़काने के लिए की थी। जरूर होगी। बॉस शायद मिस मिलर को पागलों की तरह प्यार करते हैं। क्या यह सच है? क्या ईतन ने सचमुच मेरा नाम पुकारा था? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने गलत सुना। आज सुबह करने को कुछ नहीं है। यहाँ अपने मालिकों के बारे में गपशप करने की हिम्मत कर रही हो? दफा हो जाओ। नौकरानियां तितर बितर हो गईं, लेकिन वे गपशप क्लोई के दिल में जंगली घास की तरह बढ़ गई। तभी ओलिविया और मैं हाथ में हाथ डाले नीचे आए। ईतन, क्लोई छोड़ो। क्या हम बात कर सकते हैं? बस 10 मिनट। बात करने को क्या है? माफ करना भाभी, मेरी पत्नी और मैं अभी उठे हैं। हमने नाश्ता नहीं किया है। चूंकि तुम वापस आ गई हो तो बैठक में जाकर मेरे डैड से मिलो। रास्ता मत रोको। मैं उसकी तरफ दोबारा देखने की भी जहमत नहीं उठा सकता था। मैंने अपना हाथ ओलिविया के चारों ओर रखा और पास से गुजर गया। क्लोई तबाह दिखते हुए बैठक में एलियो के पीछे पीछे गई। डियर, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं लियो से तलाक चाहती हूँ। हाँ, तुमने क्या कहा? क्लोई, क्या तुम पागल हो? हमारी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए हैं। बकवास। भले ही लियो गोद लिया हुआ है, फिर भी वह एक कार्टर है। क्या तुम्हें लगता है कि शादी कोई मजाक है? मैंने इस बारे में लंबे समय तक सोचा। जिससे मैं सचमुच प्यार करती हूँ वह ईतन है, लियो नहीं। मैंने पहले उसे कोई और समझ लिया था, इसलिए मैंने गलत आदमी से शादी कर ली। जब ईथन ने तुमसे शादी करने की जिद की तो तुमने मना कर दिया और कसम खाई कि तुम सिर्फ लियो से शादी करोगी।
अब तुम कहती हो कि तुम ईथन से प्यार करती हो। तुम कार्टर्स को क्या समझती हो? तुम जिससे चाहो उससे शादी नहीं कर सकती। अतीत में सब कुछ मेरी गलती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि ईथन के मन में अभी भी मेरे लिए भावनाएं हैं। उसने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ही ओलिविया से शादी की थी। डैड, कृपया हमें एक साथ होने दे। क्लोई, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे खेद है, मैंने चीज़ों को समझे बिना तुमसे शादी कर ली, लेकिन ईथन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्लोई, चुप रहो। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? मेरी पिछली जिंदगी में चाहे मैंने अपना प्यार कैसे भी दिखाया हो, तुमने मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। इस जिंदगी में मैंने कहा कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता, और अब तुम मुझसे चिपक कर कह रही हो कि हम प्यार में हैं। कितना दयनीय है। क्लोई, मैंने तुम्हें बहुत सह लिया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जो चाहो कर सकती हो, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारे साथ बहन जैसा व्यवहार किया? तुम मेरे पति पर डोरे डालती रहती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मर चुकी हूँ? डैड, कृपया हमारी मदद करें। ईथन की शादी के दूसरे दिन वह मेरा नाम पुकारते हुए जागा था। यह साबित करता है कि मैं वही हूँ जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता है। आप नहीं चाहेंगे कि वह अपनी ज़िंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ बिताए जिससे वह प्यार नहीं करता, सही ना? सच में ईथन, मुझे बताओ, इन दोनों में से तुम वास्तव में किसे पसंद करते हो? डैड, मुझे ओलिविया पसंद है। मुझे कोई और पसंद नहीं है, खासकर क्लोई तो बिल्कुल नहीं। ईथन, मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, मुझे एक और मौका दो। ओलिविया को तलाक दे दो। चलो फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है? इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाती, ओलिविया ने क्लोई के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। क्लोई, सीधे मेरे सामने मेरे पति को चुरा रही हो? तुम्हें सच में लगता है कि मैं मर चुकी हूँ? ओलिविया, तुम मुझे जितना चाहो मार सकती हो, बस ईथन को मुझे वापस दे दो। बहुत हुआ क्लोई, चुप रहो। तुम अब मेरी पत्नी हो। तुमने खुद कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। वह सब नकली था। अगर तुमने मुझसे झूठ न बोला होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मैंने तुमसे झूठ बोला क्लोई। तुमने खुद कहा था तुम ईथन से सबसे ज्यादा नफरत करती। घमंडी, जिद्दी और रोब जमाने वाला। तुमने कहा था कि तुम उसे कभी पसंद नहीं करोगी। अब तुम मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे गलत इंसान मिला था। अगर मुझे नहीं मिला होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं होती। तुम भी अब उसे इतना अच्छा नहीं जानती लगती हो। मैं तुम्हें बता दूं, एक बार जब ईथन अपना मन बना लेता है तो वह पीछे नहीं हटता, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो। अब जबकि उसने ओलिविया से शादी कर ली है, वह कभी तुम्हारी तरफ दोबारा नहीं देखेगा। तुम्हें अब पछतावा हो रहा है। बहुत देर हो चुकी है, मुझे कहना पड़ेगा। लियो सचमुच मुझे अच्छी तरह जानता है। चाहे ईथन मेरे साथ आए या ना आए, मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। क्लोई, तुम अविश्वसनीय हो। ईथन, मुझे तुमसे भी नफरत है। तुम ही असली कार्टर वारिस क्यों बनते हो? बचपन से ही प्यार और लाड प्यार मिला, जबकि मैं कीड़े की तरह जिया। अब मेरी पत्नी भी मुझे नहीं चाहती। वह तुमसे शादी करने के लिए मुझे तलाक देने पर अड़ी है। क्या तुम संतुष्ट हो? क्या तुम अब खुश हो? दहाड़ने के बाद लेओ सबको धक्का देकर गुस्से में बाहर भाग गया। क्लोई वहीं सुन खड़ी रही। तुम बेशरम, उसके पीछे जाओ। क्या तुम चाहती हो कि कोई मर जाए? मैं तुम्हें बता दूं, लियो अभी भी मेरा बच्चा है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर कार्टर के इस तरह कहने पर क्लोई के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने दांत भींचे और उसके पीछे भागी। बैठक में फिर से सन्नाटा छा गया। तुम अभी लियो की बातों के बारे में क्या सोच रहे हो? मैं क्यों परवाह करूंगा? वह दुखी महसूस करता है क्योंकि वह नहीं जानता कि अनाथालयों में बच्चों के लिए कितना कठिन होता है। उसके पास सी आर्टर्स के यहाँ हर महीने सैकड़ों हजारों के जेब खर्च के साथ खाना और कपड़े थे। आम लोग तो एक साल में उतना भी नहीं कमा सकते। उसकी नज़र में कार्टर्स ने उसके साथ अन्याय किया क्योंकि वह खुद की तुलना मुझसे करता है। लेकिन तुलना क्यों करे? मैं जैविक बेटा हूँ, मैंने उसे सब कुछ दिया। वह बस अपनी औकात नहीं जानता और उसमें कोई कृतज्ञता नहीं है। बुरा नहीं है। मेरा पति चीज़ों को बहुत स्पष्ट रूप से देखता है। एक अच्छा खासा पारिवारिक भोजन इस तरह बर्बाद हो गया। वैसे ओलिविया, कल नॉर्थरिज जाना। कार्टर की शाखा वहां खुल रही है। तुम्हें कार्टर परिवार के सदस्य के रूप में जाना चाहिए। डैड, हमारी अभी शादी हुई है और आप मेरी पत्नी को बिजनेस ट्रिप पर भेज रहे हैं। तुम बेवकूफ़। मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम दोनों अपने कमरे में ज़्यादा देर रुकोगे तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। ठीक है, मैं कल सामान पैक करके ओलिविया के साथ जाऊंगा। ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली जाऊंगी। मैं अब कार्टर परिवार की बहू हूँ। आखिरकार मुझे कुछ काम करना चाहिए। इस बीच लियो कार्टर हवेली से बाहर भागा। गाड़ी सीधे उसकी ओर आई। क्लोई ने आगे बढ़कर उसे पीछे खींचा। क्या तुम पागल हो? तुम लगभग मारे ही गए थे तो क्या? अभी मेरे जीने और मरने में क्या अंतर है? क्लोई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। क्लोई, तुम इतनी बेदर्द हो। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मुआवजे के रूप में यह 10 मिलियन लो। मैंने तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट ढूंढा है। आज ही बाहर निकल जाओ। ठीक है क्लोई, याद रखना तुमने आज मेरे साथ क्या किया। पछताना मत। मुझे खेद है, मैं सचमुच किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती जिससे मैं प्यार नहीं करती। ओलिविया के जाने के बाद मैं बोरियत महसूस कर रहा था, जब मुझे मिया का कॉल आया। बॉस, आज रात मेरा जन्मदिन है। मैं क्लाउड 9 पर एक पार्टी दे रही हूँ। मुझ पर एक एहसान करो और घूमने आओ।
तुम सिर्फ इसलिए हमारे साथ घूमना बंद नहीं करने वाले हो, न कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। क्या मजाक है। बिल्कुल, मैं एम स्मिथ के जन्मदिन पर जाऊंगा। क्लाउड 9 सही ना? मैं अभी वहां पहुंचूंगा। मिस्टर कार्टर, आप यहाँ हैं। महिलाएं तीसरी मंजिल पर वीआईपी कमरे में आपका इंतजार कर रही हैं। समझ गया। मिया का जन्मदिन का उपहार लेकर मैंने बिना दोबारा सोचे दरवाजा खोला। पॉप पॉप। वूश। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया दे पाता, मुझ पर चारों ओर कटी हुई रंगीन पट्टियां गिरने लगी। मैंने सफेद गाउन में क्लोई को गुलाब के फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता पकड़े हुए देखा। वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। ईतन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह क्या बकवास है? क्या आज मिया की जन्मदिन की पार्टी नहीं है? कमरा आर्केडिया के दिग्गजों से भरा था। सब उसे घूर रहे थे। वह सार्वजनिक रूप से मुझ पर दबाव बना रही थी। मिया, हाँ, पर तुम क्यों छिप रही हो? क्या तुम सफाई नहीं देने वाली हो? आज सचमुच मेरा जन्मदिन है। लेकिन क्लोई ने जिद की कि वह आपसे नहीं मिल सकती, और उसने मेरी मदद मांगी। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए हाथ मिला लिया। मैंने अपने हाथ में सीमित संस्करण वाली गुड़िया को देखा। यह वही उपहार था जिसकी मिया भीख मांग रही थी। लगता है तुम भी इसके लायक नहीं हो। बॉस, क्लोई मेरी दोस्त है। मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वह तुम्हारी दोस्त है, लेकिन ओलिविया नहीं है। जब ओलिविया शहर से बाहर है, तो तुम सार्वजनिक रूप से किसी और के पति को रिझाने में क्लोई की मदद कर रही हो। क्या यही तुम्हारी तथाकथित दोस्ती है? मैं उनकी तरफ दोबारा देखने की जहमत नहीं उठा सका, और जाने के लिए मुड़ा जाओ। क्या तुम जानते हो कि पिछले 2 दिनों में मैंने तुम्हें कितना याद किया है? मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे छोड़ो क्लोई। तुम दोनों किसका इंतजार कर रही हो? इसे दूर खींचो। मिया और हार्पर ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। क्लोई को बाहों से पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। क्लोई, शांत हो जाओ। ईथन पहले से ही ओलिविया का पति है। अगर ओलिविया को पता चला तो वह तुम्हें मार डालेगी। हाँ, यह तुमने खुद पर ही लादा है। तुमने बॉस के बजाय लेओ से शादी करने की जिद की। मुझे गलत आदमी मिला था। ईथन, मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो। अगर तुम ओलिविया से तलाक मांगोगे, तो वह निश्चित रूप से हमें एक साथ होने देगी। तुम जाकर उससे कहो। अगर तुम नहीं तो मैं कहूंगी। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। क्लोई, होश में आओ। मैं ये आखिरी बार कहूंगा। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। जिससे मैं प्यार करता हूँ वह मेरी पत्नी ओलिविया है। इस जिंदगी में मेरे लिए सिर्फ वही एक है। अगर तुम मुझे परेशान करती रही, तो हम दोस्त भी नहीं रह सकते। मैं इस पर विश्वास नहीं करती। मैं इस पर विश्वास नहीं करती। मैंने घृणा में उस हाथ को पोंछा जिसे उसने अभी अभी छुआ था, और टिशू को कचरे में फेंक दिया। मानो या न मानो, अब से क्लोई हम अब दोस्त नहीं हैं। इसके साथ ही मैं बिना पीछे मुड़े लिफ्ट में चला गया। ईतन, मत जाओ। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए। उसका घिनौना चेहरा बंद हो गया। जैसे ही मैंने पहली मंजिल पर कदम रखा, 2 शराबी महिलाओं ने मेरा रास्ता रोक लिया। है हैंडसम, अकेले हो? हमारे साथ एक ड्रिंक लेना चाहते हो? हटो। ऐसे मत बनो। हम आज बहुत बोर हो रहे हैं। चलो एक कमरा लेते हैं। मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ, मजा मत किरकिरा करो। हम सब यहाँ अकेले हैं। हमारे साथ सो जाओ, और मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अपनी कीमत बताओ। मैं अमीर हूँ। मुझे डर है कि तुम मेरी कीमत नहीं चुका सकती। 1 अरब? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? औरत ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया, और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। तुम्हें उसे मारने की इजाजत किसने दी? यह छोकरी कहाँ से आई? हमारा मजा बर्बाद करने की हिम्मत कर रही है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्लोई, ध्यान से। वैसे भी आज मेरा मूड खराब है। तुमने इसके लिए खुद ही कहा था। क्लोई पूरी तरह से आपा खो बैठी, और जल्दी से दोनों महिलाओं को जमीन पर पटक दिया। बॉस को छूने की हिम्मत की? क्या तुम्हारी मौत आई है? हमें मारना बंद करो। हम उसे जानते भी नहीं है। मिस मिलर, हमें इसे संभालने दें। हम आपको एक संतोषजनक स्पष्टीकरण देंगे। दफा हो जाओ। दोनों महिलाएं घबराहट में दूर भाग गई। मिस मिलर, क्या हमें आपको अस्पताल ले जाना चाहिए? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, क्लोई ढीली पड़ गई और सीधे नीचे गिर गई। क्लोई, एम्बुलेंस को कॉल करो। क्लोई को एयर ले जाया गया। मैं गलियारे में बेंच पर बैठा रहा, बेचैनी महसूस कर रहा था। ईतन, ओलिविया भागी हुई आई और मेरी बाहों में खुद को फेंक दिया। मैंने सुना कि तुम्हें परेशान किया गया और तुम अस्पताल पहुंच गए। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है? नहीं, ये मेरा खून नहीं है। यह क्लोई का है। वह अभी भी अंदर है। ओलिविया ने राहत की सांस ली। जब तक तुम ठीक हो, लगता है कि मुझे अभी भी तुम दोनों के लिए बॉडीगार्ड्स रखने की जरूरत है। यह सब इसलिए है क्योंकि मेरे पति बहुत हैंडसम हैं। लेकिन इस बार मैं तुम्हारे लिए मेल बॉडीगार्ड्स लाऊंगी। उसका मजाक सुनकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। क्या तुम्हें कल वापस नहीं आना था? तुम मुसीबत में थे। जाहिर है मुझे वापस भागना पड़ा। चिंता मत करो, मैंने वहाँ सब कुछ लगभग संभाल लिया है। मैंने कार्टर्स के लिए कुछ बड़े सौदे भी पक्के किए हैं। डैड खुश होंगे। ओलिविया की ओर देखते हुए मैंने उसे फिर से गले लगाया। ओलिविया, चलो अपने हनीमून पर चलते हैं। ठीक है, हम कल निकलेंगे। ठीक है, जो तुम कहो। तुम जहाँ चाहो मैं वहाँ जाऊंगी मिस्टर कार्टर। मरीज के सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट लगी है, और उसे कंकशन हुआ है। उसे निगरानी के लिए रुकने की जरूरत है, लेकिन बाकी वह ठीक है। सच में? यह अच्छा है। कार्टर्स उसके चिकित्सा बिलों का भुगतान करेंगे। इसके साथ ही मैंने जाने के लिए ओलिविया का हाथ पकड़ा, लेकिन डॉक्टर ने मुझे फिर से रोक दिया। मिस्टर कार्टर, क्या आप मिस मिलर को देखने अंदर नहीं जा रहे हैं? जब वह उठी तो वह लगातार आपका नाम पुकार रही थी।
ओलिविया पहले रुकी और मुझे नीचे देखा। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जरूरत नहीं है। मैंने ओलिविया का हाथ दबाया। मेरी आंखों में कोई भावना नहीं दिख रही थी। मुझे बचाते हुए वह घायल हो गई, लेकिन मैंने पहले ही उसके चिकित्सा बिलों का भुगतान कर दिया है। बाकी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा मैंने पहले ही लियो को कॉल कर दिया है। वह जिसे देखना चाहती है वह उसका पति होना चाहिए, मैं नहीं। तुम अचानक उससे इतनी नफरत करने लगे हो। मैं नहीं करता। तुमने कहा था कि बिना प्यार के कोई नफरत नहीं होती। चलो चलते हैं। कुछ कदमों के बाद लियो सीधे ईयर की ओर भागा। मुझे परवाह नहीं थी और मैं बस ओलिविया का हाथ पकड़कर चला गया। वार्ड में क्लोई अभी भी कमजोरी से मेरा नाम पुकार रही थी। क्लोई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, मैं ईतन को देखना चाहती हूँ। क्या वह बाहर है? वह मुझे देखने अंदर क्यों नहीं आता? हाँ हाँ, तुम खुद को क्या समझती हो? क्लोई, होश में आओ। ईतन पहले ही ओलिविया के साथ चला गया है। भले ही तुम मर रही होती, वह तुम्हारी तरफ एक नजर भी नहीं डालता। नहीं, असंभव। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। उसने अपने हाथ से ड्रिप निकाली, कंबल फेंका और बाहर भागी। लेकिन खाली गलियारे को देखकर उसे आखिरकार एहसास हुआ कि मैं सचमुच उससे प्यार नहीं करता था। पहले अगर उसे थोड़ी सी भी चोट लगती तो मैं बहुत चिंतित हो जाती थी, लेकिन अब वह मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। वह कमजोरी से फर्श पर ढह गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्लोई को पीड़ा में फर्श पर ढहा देखकर लियो फिर से नरम पड़ गया। क्लोई, ईतन को भूल जाओ, ठीक है? चलो बस अपनी जिंदगी जीते हैं। तुम भी मुझे पसंद करती हो, है ना? हम इतने सालों से एक साथ हैं। हमारे मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं। मैं केवल ईथन से प्यार करती हूँ। भले ही वह ओलिविया को तलाक न दे, भले ही वह मेरी तरफ दोबारा न देखे, मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। लियो, हम पहले से ही तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। आज के बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। इसके साथ ही क्लोई दीवार के सहारे संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई और बिना पीछे मुड़े चली गई। एलियो ने उसे जाते हुए देखा। उसके दिल में उम्मीद की आखिरी किरण पूरी तरह से गायब हो गई। उसकी जगह भयानक नफरत ने ले ली। ईतन, तुमने मेरी जिंदगी की खुशियां बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लियो ने अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। उसकी आंखें डरावनी काली थीं। मेरे लिए एक काम करो, ईतन कार्टर का अपहरण करो। मैं चाहता हूं कि तुम उसे मार डालो, उसे हमेशा के लिए गायब कर दो। सब जानते हैं कि ईदन के पास 4 बॉडीगार्ड्स हैं। हम करीब कैसे पहुंचे? अभी उसके साथ सिर्फ ओलिविया है और कोई नहीं। एक बार ईथन के चले जाने के बाद कार्टर्स का जो कुछ भी है वो मेरा होगा, और क्लोई भी एक दिन मेरी होगी। पैसों का क्या? एक बार जब मुझे कार्टर की संपत्ति विरासत में मिल जाएगी तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, हम आज रात कदम उठाएंगे, लेकिन आपको अपना हिस्सा निभाना होगा मिस्टर कार्टर। मैं एक नौकरानी को उसकी दवा में नींद की गोलियां मिलाने के लिए रिश्वत दूंगा। जहां तक ओलिविया का सवाल है, थोड़ा शोर मचाकर उसे दूर ले जाओ। फिर बिना किसी के ध्यान दिए ईतन से निपटना पूरी तरह से तुम्हारा काम हो। चिंता मत कीजिए सर, हम इसे संभाल लेंगे। ओलिविया कहाँ है? रात में एक नौकरानी मेरी दवा लाई। साहब की पत्नी ने आपके लिए सूप मंगवाया है। बाहर कुछ हुआ, वह देखने नीचे गई है। आराम कीजिए सर। उसके जाने के बाद मुझे अचानक चक्कर आने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। तुम जाग गए लियो। तुम सच में मुझे जानते हो ईतन? 2 शब्दों से ही तुम जान गए कि यह मैं हूँ। तेज रोशनी ने मुझे आंखें मिचमिचाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक बार जब मेरी आंखें समायोजित हो गईं, तो मुझे एहसास हुआ कि हम उस अनाथालय में थे जहां लियो बड़ा हुआ था। अब वह केवल खंडहर है। तुम मदद के लिए क्यों नहीं चिल्ला रहे हो? तुम हमेशा इतने शांत रहते हो। बॉस, लियो, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं वह इंसान नहीं हूं जिससे तुम्हें नफरत करनी चाहिए। चुप रहो। मुझे तुमसे नफरत क्यों नहीं करनी चाहिए? जब हम बच्चे थे तब से तुमने मुझसे बहुत कुछ छीना है। मेरे 12वें जन्मदिन पर वह केक एवं लोगों द्वारा दिए गए उपहार, डैड ने तुम्हें उन सभी को लेने दिया। अब क्लोई भी मुझसे तलाक चाहती है। ईतन, तुम मेरे बहुत कर्जदार हो। तुम पागल हो। क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था? मैंने हर साल खुद तुम्हारे उपहार चुने। मैंने हर आउटफिट और जूतों की जोड़ी दो दो खरीदी। लेकिन तुम्हें सिर्फ केक का वह छोटा सा टुकड़ा याद है। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि वह सिर्फ तुम्हारी दयारात थी। तुमने वह पैसा सिर्फ अच्छा दिखने के लिए खर्च किया। मैं तुम्हें बता दूं, क्लोई के अलावा कार्टर परिवार में मेरा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब तुमने उसे भी छीन लिया। मुझे तुमसे नफरत है। क्या मैंने उसे छीना या तुमने? अगर तुमने तब उसे बचाने के बारे में झूठ न बोला होता तो अब मैं उससे शादीशुदा होता, तुम नहीं। तुम्हारा मतलब है कि तुम अभी भी क्लोई से प्यार करते हो? बढ़िया। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें उसे वापस लेने का कोई मौका नहीं दूंगा। अचानक अंधेरे से कई आदमी बाहर भागे। खंडहरों पर चारों ओर गासोलीन उड़ेलने लगे। हवा में तुरंत एक तीखी गंध भर गई। मुझे इसके बारे में बुरी अनुभूति हुई। मैं इस जगह को राख में जलाने जा रहा हूँ। फिर मैं अतीत को भूल सकता हूँ और कार्टर्स का इकलौता वारिस बन सकता हूँ। नहीं लियो, शांत हो जाओ। लियो इसे जलाने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई। सीलो और ओलिविया एक ही समय में पहुंची। लियो, तुम क्या कर रहे हो? ईतन को जाने दो। तुम सब यहाँ हो, बहुत बढ़िया। देखते हैं कि क्या तुम ईतन के लिए मरने को तैयार हो। उसने लाइटर गिरा दिया और तुरंत लपटे उठने लगी। ईतन,
अचानक लगी भीषण आग का सामना करते हुए क्लोई जम गई और सहज ही पीछे हट गई। लेकिन ओलिविया ने झिझक नहीं दिखाई और सीधे आग में कूद पड़ी। इतन डरो मत, मैं यहाँ हूँ। ओलिविया नहीं, अंदर मत आओ, तुम मर जाओगी। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ओलिविया को आग में कूदते देखकर क्लोई स्तब्ध रह गई। अगले ही सेकंड वह भी अंदर कूद पड़ी। यह देखकर लियो पागलों की तरह हंस पड़ा। हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम दोनों ईथन के लिए मरने को तैयार हो। हाँ। अचानक पुलिस के सायरन बज उठे। लियो घबरा गया और भागने के लिए मुड़ा। उसे जल्दी से दबोच लिया गया और पुलिस ने जमीन पर पटक दिया। लियो, तुम्हें अपहरण और आगजनी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। ईथन कहाँ है? हाँ हाँ, इतनी बड़ी आग में वह पक्का मर गया होगा। जब तक वह मर गया है, मैं खुशी खुशी जेल जाऊंगा। हाँ हाँ। दमकल कर्मियों ने जल्दी से आग पर काबू पा लिया। लियो राग पर उपहास करता रहा, लेकिन कुछ ही दूरी पर दो आकृतियां दिखाई दी। क्या वे मरे नहीं हैं? तो क्लोई कहाँ है? कैप्टन, मिस्टर कार्टर ठीक हैं, लेकिन हमें एक शव मिला है। लगता है कि यह मिलर है, गंभीर रूप से जली हुई हैं। वह चली गई। असंभव, क्लोई मर नहीं सकती, मुझे विश्वास नहीं होता। लियो सन्न रह गया। उसने घटनास्थल में भागने के लिए संघर्ष किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ कर रखा। लियो, तुमने ये आग लगाई थी, इसे ले जाओ। मैं नहीं जा रहा हूँ। क्लोई कहाँ है? जब हम भाग रहे थे तो एक शहतीर गिर गया। क्लोई ने हमारे लिए उसे रोका। वह बाहर नहीं निकल सकी। वह मर चुकी है ना? क्लोई की मौत की खबर सुनकर मेरे सिर में खून दौड़ गया। मुझे अपने गले में खून का स्वाद महसूस हुआ। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं ढह गया। जब मैं जागा तो डैड और ओलिविया मेरे बिस्तर के पास थे। ईदन, एलियो को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ मेरी गलती है। मुझे उसे कभी घर नहीं लाना चाहिए था। मैंने तुम्हें इतना तड़पाया, वह बच नहीं सकी। लगा जैसे पूरा जीवन बीत गया हो। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने हमेशा उससे नाराजगी रखी। इस जिंदगी में वह मुझे बचाने के लिए मर गई। आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। अगर तुम अभी भी उससे प्यार करते हो तो मैं नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। लेकिन उसने मुझे क्यों बचाया? मुझे बाकी जिंदगी के लिए दोषी क्यों महसूस कराया? मैं क्लोई के अंतिम संस्कार में नहीं गया। उस दिन मैंने ओलिविया को लिया और विदेश के लिए उड़ान भरी। हवाई जहाज में मैंने बादलों की ओर देखा और मुझे क्लोई का चेहरा दिखाई देता हुआ लगा। क्लोई, अगर अगला जन्म हो तो हम फिर कभी ना मिले। थक गए हो, थोड़ा सो जाओ। मैं ओलिविया के कंधे पर झुक गया और गहरी नींद में सो गया। मेरे सपने में समय पीछे लौटकर उस वक्त में चला गया जब मैं 10 साल का था।